नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संजय राउत और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख, इन दोनों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और जो दिवाली है अब वो जेल में मनाएंगे। आखिरकार एक बार फिर ये सिद्ध हुआ है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार चली थी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन, उसमें जो उद्धव ठाकरे ने 15 साल पुरानी भाजपा से दोस्ती तोड़ी थी, उसके पीछे का कारण क्या था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर ये कहकर उद्धव ठाकरे पर प्रहार करते हैं कि इस दोस्ती को तोड़ने के लिए उसका जो मकसद था वो केवल और केवल पैसा कमाना और मलाई मारना। ये आज सिद्ध हो रहा है कि जिस तरह से संजय राउत बार बार ये कहते थे कि हमने सरकार बनाई क्योंकि भाजपा ने धोखा किया, आज जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले इस महाविकास आघाड़ी सरकार के खुले और उस पर जिस तरह से न्यायपालिका ने मोहर लगाई है, ये बताता है कि ये सारे दावे उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खोखले थे। असली बात वही थी जो इनकी अब सामने आ गई है। करोड़ों करोड़ों के घोटाले सामने आ रहे हैं और संजय राउत जो अपने आप को बार बार चैलेंज करते थे भाजपा को और वो ये कहते थे कि हमने उखाड़ना था तो उखाड़ लिया, आज महाराष्ट्र की जनता उनका मजाक बना रही है और कह रही है कि देखा आपका तो उखाड़ दिया। और इसलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखें कि ये अपने आप को ईमानदार बन रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे और भ्रष्टाचार भी किस कदर हो रहा था। आप सोचें कि पुलिस से मिली भगत करके, यानी पुलिस के जरिए उगाही चल रही थी और वो भी छोटी मोटी नहीं, 100 करोड़ रुपया महीना। ये आरोप किसी भाजपा के नेता ने नहीं लगाया, ये आरोप किसी आम जनता ने भी नहीं लगाया, ये आरोप लगाया खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने, जो पहले कमिश्नर थे, आज तो वो गायब हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया और सीबीआई को एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार में गृह मंत्री बैठे हुए हैं अनिल देशमुख, ये पुलिस के जरिए 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही का आदेश देते हैं और उसके लिए पुलिस को खुली छुट्टी है कि वो जो चाहे करे। तो पुलिस क्या कर रही थी? सचिन वजह के जो कारनामे हैं वो सामने आए और हम सबके सामने है कि एंटीलिया मामले में किस तरह से वो एक देश के बड़े उद्योगपति अंबानी परिवार को डराकर धमकाकर और किस तरह से ब्लैकमेल करने की रणनीति कर रहा था। और ये एक खुलासा है क्योंकि इसमें जिलेटिन की छड़ें थी, इसमें मुकेश अंबानी था और इसलिए ये मैटर खुल गया। आप सोचो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने मामले होंगे जिनका खुलासा नहीं हुआ है, जो किसी छोटे मोटे उद्योगपति से जुड़े होंगे, जो किसी छोटे मोटे होटल मालिक से जुड़े होंगे, जो किसी छोटे मोटे व्यापारी से जुड़े होंगे और वो चुपचाप पुलिस को हिस्सा देते रहे होंगे क्योंकि उनको पता था कि यदि नहीं दिया तो ऊपर जब गृह मंत्री तक पैसा जा रहा है और गृह मंत्री खुद भ्रष्टाचार को पुलिस को कह रहा है तो वहां रक्षा करने वाला कौन है। और ये जो माहौल था उस उद्धव ठाकरे की सरकार में, इससे वहां की जनता ही नहीं त्रस्त थी, जो वहां आम नागरिक है उसके अलावा हमने देखा कि पत्रकारों पर किस तरह के हमले हुए, नकली एफआईआर हुई। अनिल ये जो आपने देखा अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के उस चैनल को बंद करने का षड्यंत्र हुआ और उन तक को जेल में डाल दिया गया। इस तरह के काम हो रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस मौत की जांच को लेकर के पूरी जनता, महाराष्ट्र की जनता और विदेशों तक से यह मांग आ रही थी कि पुलिस इस मामले में कोताही बरत रही है और यह हत्या दिख रही है तो इसको आत्महत्या क्यों बताया जा रहा है। सारे दावों को दरकिनार कर दिया गया। क्यों? यह सवाल उठ रहा था। तो क्या बॉलीवुड के उन लोगों से यह उगाही वाला मामला यहां भी चल रहा था कि सारे मैटर को क्लोज कर दिया जाए, दबा दिया जाए? ये सारे खुलासे जब हुए तो अब जनता के सामने है। अगर अनिल देशमुख की इसमें कोई गलती नहीं होती और जरा भी कोई ऐसे सबूत नहीं मिलते तो सवाल यह है कि क्या जमानत याचिका उनकी स्वीकार ना होती? इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष है। इसी तरह संजय राउत की बात करें, संजय राउत जो जेल के अंदर बंद हैं वो पत्राचाल के मामले में बंद हैं। पत्राचाल में आपको पता है कि 672 ऐसे गरीब लोग जो वहां रहते थे उनको पुनर्वास करने के लिए, यानी नया फ्लैट बनाकर देने के लिए एक स्कीम आई और वो स्कीम गवर्नमेंट दे रही है बनाने के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसका प्रमुख प्रवीण राउत है जो संजय राउत का दोस्त है। और उसकी एवज में
प्रवीण राउत को पैसे मिलते हैं, संजय राउत को पैसे मिलते हैं, और संजय राउत की पत्नी के जरिए कुछ पैसा मिलता है, उससे वो कहीं फ्लैट और जमीन खरीदती है, और किस तरह के घोटाले हुए ये सब सामने आया। ये सिद्ध हुआ कि संजय राउत और उसकी पत्नी दोनों इन्वॉल्व हैं उस तरह के काम में कि जो वो 47 एकड़ भूमि जो पत्राचाल के लोगों के लिए फ्लैट बनाने के लिए म्हाडा ने दी थी, उसको बंदरबांट करके और वहां बिल्डरों को बांट दिया गया, बिल्डरों को बेच दिया गया। कुल मिलाकर के 1100 करोड़ का लगभग घोटाला। उसके अंदर जब जांच हुई और जांच में ये मिला कि वाकई में संजय राउत के खातों में कुछ पैसा आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पत्नी से पूछताछ हुई, उसने बता दिया मुझे तो पता नहीं, ये संजय जी हैं, पति हैं मेरे, इनका कुछ लिंक है, दोस्ती है, वो पैसे आए होंगे। और इसके कारण से जो ईडी की कार्रवाई हुई वो संजय राउत के विरुद्ध हुई और वो जेल में है। बड़ा तिलक लगाकर, बड़ी यात्रा निकालकर, शिव सैनिकों के बीच से होते हुए ऐसे जा रहे थे जैसे कहीं महान युद्ध जीत के आए हैं, बहुत बड़ा कुछ देश के लिए काम किया है। लेकिन किया क्या था? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार भी इस तरह का कि आप सोचिए कि जो शिवसेना का गठन बाला साहब ठाकरे जी ने मात्र इसलिए किया था कि गरीबों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, वही शिवसेना गरीबों के हक को मार रही थी। गरीब कहां जाएगा? उनके फ्लैट छीन लिए गए, उनको सपना दिखाया गया कि आपको हम नए फ्लैट देंगे, और उनकी जमीनें बेच दी बिल्डरों को। यह काम हो रहा था उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे। अब यह कैसे हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इससे अछूते हों? यह बात अलग है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पता नहीं क्यों या तो जांच पूरी नहीं की है या तो सबूत पूरे नहीं मिले हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि क्योंकि हमने उद्धव ठाकरे जी को भी इस बारे में बताया था लिखित में, सबूत के साथ, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि उन गरीबों की दुर्दशा इतनी हुई कि सरकार ने तय किया था कि जब तक आपको ये फ्लैट बनाकर नहीं दिए जाएंगे तब तक आपको हर महीने जो एक्स्ट्रा किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है, पत्राचाल में वो खुद की चाल में रहते थे, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे तो किराया देना पड़ेगा। सरकार ने तय किया कि वो किराया हम देंगे, किराया नहीं दिया गया, और तो और 14 साल 15 साल बीतने के बावजूद भी उनकी कोई सुध नहीं ली पाई, और वो उनको उनका फ्लैट नहीं मिला, और सारे नेता ये आपस में मिल गए। अब खुलासा हो रहा है कि साहब एनसीपी के कुछ नेताओं को भी हिस्सा मिला, साहब ये संजय राउत को भी मिला, तो क्या उद्धव ठाकरे को भी मिला? ये एक बात है। लेकिन कुल मिलाकर के दो नाम अभी ऐसे सामने आ चुके हैं। नवाब मलिक एनसीपी के तीसरे नेता, वो बम ब्लास्ट के दोषियों से जमीन खरीद फरोख्त करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो नेताओं की पोल खुली है, इससे एक बात तो पता लगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन चल रहा था, खाओ और खिलाओ, जनता जाए भाड़ में, इस नीति पर चल रहा था। जनता मांग कर रही है कि इनके जो ये घोटाले हैं, आम जनता अभी सामने पूरी तरह नहीं आई है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी इनकी जो पकड़ है शिवसेना के होने के कारण एकनाथ शिंदे तक है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे भी अभी खुलकर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते दिख रहे हैं। लेकिन जनता की मांग है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हुआ, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, इस सब की खुलकर जांच होनी चाहिए। और यह जनता जानना चाहती है कि उसमें एनसीपी या उद्धव ठाकरे या किसी कांग्रेस के लीडर का कहां तक हाथ था। यदि वो टीआरपी मामला फर्जी था तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जनता जानना चाहती है। देखना होगा अभी इसमें आगे क्या खुलासे होते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि न्याय प्रणाली हमारे देश की और केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, ये तय है मोदी सरकार के रहते कि जो उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, उस नीति के चलते आज केंद्र सरकार कोई समझौता नहीं कर रही है, भले ही वो कितने भी ऊंचे कद का ना हो। और अब जिस तरह से ये दोनों नेता अभी जेल में हैं और इनकी जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इतना तय है कि दीपावली तक, कम से कम दीपावली तक ये जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आप देखें कि अभी इनकी कुंडली जो है ईडी और सीबीआई के पास है, जैसे ही ये बेल एप्लीकेशन लगाएंगे नया एक और केस खुलने को सामने आएगा, और एक के बाद एक इनकी कुंडली खुलती जाएंगी। जेल की सलाखों के पीछे अभी और कई बड़े चेहरे जाने वाले हैं।
वंदे मातरम।